गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल फार्मूला आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसका नाम है सम इफ़ फंक्शन। सम इफ़ फंक्शन सुनने में तो बहुत छोटा और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब इसके जो काम करने का तरीका है सम इफ़ का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ल्यूसिड है। जब आप इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आपको इसकी रियल पावर का एस्टिमेशन होता है। सबसे पहले हम लोग सम इफ फंक्शन का जो फार्मूला है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कैसे डिफाइन किया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। द एक्सेल सम इफ फंक्शन फाइंड्स द वैल्यू इन अ सप्लाइड अरे दैट सेटिस्फाई अ गिवन क्राइटेरिया एंड रिटर्न्स द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन अ सेकेंड सप्लाइड अरे। ये डेफिनेशन सम इफ फंक्शन की वैसे तो सुनने में ठीक है, और पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ, मतलब मैं अपनी बात करूं तो पहली बार मैंने जब पढ़ा मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। ये समझ में आया कि ये एरे है, कुछ इसमें क्राइटेरिया भी होना चाहिए। तो मैंने कहा इस डेफिनेशन को थोड़ा और मैं सिंपल बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। Now this definition to me it reads like this: the Excel sum if function finds the value in a supplied array that satisfy a given criteria and returns the sum of the corresponding values in a second supplied array. अब देखिए, पहली चीज़ इसमें क्या है, दैट इट फाइंड्स द वैल्यू इन अ सप्लाइड अरे। जो अरे हमें दी हुई है उसमें से ये वैल्यूज़ को सप्लाई करता है। कब करता है? जबकि ये एक गिवन क्राइटेरिया को मीट आउट कर दे। अगर गिवन क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो ये आपको वैल्यू देगा। और उसके अलावा ये और भी ये कहता है कि एंड इट रिटर्न्स द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कौन सी हैं? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, ये जो सप्लाइडर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में हमें ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है इन सेकंड सप्लाइड अरे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सम इफ फार्मूला है उसमें एक या एक से ज़्यादा रेंज हो सकती हैं, और उस रेंज में से हम जो है, अगर कोई रेंज हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि हमारा क्राइटेरिया भी है तो उसमें से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। या अगर हमने इस पर्टिकुलर एरे में हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हुए हैं तो उसके बाद वो जो हमारा जो दूसरा एरे बनेगा जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके इस रेंज को फर्दर आगे हमने डिराइव किया है, इस रेंज से ये हमारी डिराइव्ड रेंज है, सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो इस डिराइव्ड रेंज में अगर हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें यहाँ से भी वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो इसीलिए जो हमारा एक्सेल का जो सम इफ फार्मूला है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, और ये मल्टीपल सिचुएशंस में और मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ हो सकता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अरे। अरे की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, अरे जो है मेरे लिए एक नया वर्ड था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डिक्शनरी के ऊपर गया और मैंने डिक्शनरी से इस वर्ड का मीनिंग ढूंढा। नाउ डिक्शनरी सेज दैट एन अरे इज एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग इन अ लिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल टेबल। एक चीज़ तो मेरे को इससे क्लियर हो गई डिक्शनरी डेफिनेशन से, दैट इट इज़ एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एरे की बात करूं तो उसका जो रेंज है उसका डिस्प्ले बहुत ही इम्प्रेसिव है, और जो कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल टेबल में हो सकता है। अब ये तो एक डिक्शनरी की डेफिनेशन है जो कि बहुत ही जेनेरिक डेफिनेशन है, और ये मल्टीपल सिचुएशंस में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकती है। अगर मैं वेब की दूसरी डेफिनेशन देखूं तो उसमें ये लोग डिफाइन करते हैं कि दैट अरे इन इज एन अरे इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्म ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। एन अरे इज अ नंबर ऑफ आइटम्स अरेंज्ड इन सम स्पेसिफाइड वे। तो एक चीज़ मेरे को और क्लियर होगी, दैट एन अरे इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन द अरे आर स्टोर्ड आर अरेंज इन सम स्पेसिफाइड वे। अब देखिए, डिक्शनरी वाला कह रहा था इम्प्रेसिव वे, और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि द नंबर्स आर अरेंज्ड इन सम स्पेसिफाइड वे। इट मीन्स इनका आपस में कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन है कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी डिफाइंड वे में या किसी स्पेसिफाइड वे में ही स्टोर हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मेरे को दिखाई दी वो थी दैट एन एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स।
Now typically these elements are all of the same type such as an integer or string. अब इंटीजर आई होप कि आपको मालूम होगा कि इंटीजर जो है एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता, और स्ट्रिंग जो है एक सिंगुलर यूनिट है एंड इट कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और मे बी वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स. Simultaneously, the arrays they are also commonly used in computer programs to organize data so that a related set of values can be easily sorted और सर्च्ड. तो अब देखिए इसमें जो है अरे में तीन चीज़ें हमारे पास हैं कि अरे हम किसको बोलेंगे. अरे हम बोलेंगे एक डाटा स्ट्रक्चर को जिसमें कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे या तो इंटीजर हो सकते हैं या स्ट्रिंग हो सकते हैं. साथ ही ये जो है या तो इनकी हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ असेंडिंग फ्रॉम डिसेंडिंग या डिसेंडिंग फ्रॉम असेंडिंग हम लेके जा सकते हैं, और इनको हम सर्च भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग भी हैं. अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये डाटा स्ट्रक्चर में आपको 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90. अब ये देखिए ये असेंडिंग से ये अपना डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं. 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, और अगर मैं जैसे ये कह रहा था कि इट कैन बी सर्च्ड ऑल्सो, तो मैं चाहूँ तो इनका एक इंडेक्स नंबर भी जनरेट कर सकता हूँ. तो इसी तरीके से अब आप जब यहाँ देखें कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, येस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स. नाउ टिपिकली दीज एलिमेंट्स आर ऑल ऑफ द सेम डाटा टाइप सच एज एन इंटीजर और स्ट्रिंग. येस ऑल आर इंटीजर्स एंड और स्ट्रिंग्स ऑल्सो, अगर मैं इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, अदरवाइज होल नंबर्स तो हैं ही. एंड ऑल्सो इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स दे आर इट इज़ अ रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी इजीली सॉर्टेड और सर्च्ड. अब क्योंकि ये असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग में जा सकते हैं, तो सॉर्टिंग भी हो सकती है, इंडेक्स नंबर है तो सर्चिंग भी हो सकती है. तो ये हमारा एरे का मीनिंग है, जो कि एक्सेल में हम लोग बार बार इस वर्ड को यूज़ करेंगे. तो आई थिंक मेरे हिसाब से अरे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. सो नाउ लेट अस कम बैक टू द सम इफ डेफिनेशन. नाउ द एक्सेल सम इफ डेफिनेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो दैट इट्स satisfy a given criteria. अब इस sum if फंक्शन का जो सिंटेक्स कमांड है एक्सेल में, क्योंकि जब आप फार्मूला टाइप करेंगे एक्सेल शीट में तो ये तीन चीज़ें आपको sum if फार्मूला में दिखाई देंगी, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज. अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इस डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आएंगे, तो मैं इस डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आया. अब देखिए यहाँ मैं कह रहा हूँ एक्सेल सम इफ फंक्शन फाइंड्स द वैल्यू इन अ सप्लाइड अरे दैट सेटिस्फाई अ गिवन क्राइटेरिया एंड रिटर्न्स द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इन अ सेकेंड सप्लाइड अरे. अब देखिए द वैल्यूज़ आर इन अ सप्लाइड अरे, रेंज आ गया यहाँ पर, सेटिस्फाई अ गिवन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी आ गया. नाउ रिटर्न्स द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पर मेरा सम रेंज भी आ गया. इट मीन्स जो मेरा जो सम इफ फंक्शन है वो उसका मेरे को आंसर कहाँ से मिलेगा. आंसर मेरे को मिलेगा या तो रेंज से या फिर सम रेंज से. अब एक चीज़ आपको बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखनी है कि एक्सेल में आप जब भी फार्मूलाज को आप डील कर रहे हैं तो आपको जहाँ भी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिखाई देगी, आप ये मान के चलिएगा कि उस फार्मूला में हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से है उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं. इट मीन्स मेरा जो आंसर आएगा, मेरा आंसर या तो रेंज में से आएगा या फिर मेरा सम रेंज में से आएगा, और क्राइटेरिया दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होना चाहिए. अगर क्राइटेरिया दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा आंसर लेते टाइम, अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो सम इफ़ मेरे को आंसर नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सम देखें सम इफ़ इट मीन्स वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए. आंसर चाहें तो हम रेंज से भी निकाल सकते हैं या सम रेंज से भी निकाल सकते हैं. इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारा क्राइटेरिया जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और ये क्राइटेरिया क्या है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव है, और जो इस फार्मूला को यूज़ कर रहे होते हैं वो उस रेंज में से उस क्राइटेरिया को खुद ही डिफ़ाइन करते हैं कि उनको उस फार्मूला से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी, क्या चीज़ वो फार्मूला उनको निकाल के देगा रेंज में से. ग्रेटर देन है, सम या लेस देन है, या रेंज में से देगा या सम रेंज में से देगा, किस में से देगा. तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव लेकिन वो एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है कि मैं आपको सम इफ फंक्शन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर कर सकूँ. अब ये कंसेप्ट आई होप, मुझे लगता है कि शायद आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल जो है उसमें स्प्रेडशीट में इसका सम इफ का ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं.
अब देखिए मेरे पास ये एक डाटाबेस है। इस डाटाबेस में आप ये देखें तो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। सेल्स रेप है, प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड है, प्रोडक्ट यूनिट वैल्यू है, टोटल अमाउंट है। अब देखिए मेरे पास इसमें अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट यूनिट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू सबकी सिमिलर है, तो इट मीन्स इस डाटाबेस में मेरे पास इसका कोई रोल नहीं है। रोल उसका सिर्फ इतना सा है कि इस पर्टिकुलर यूनिट वैल्यू को जब हम प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाता है। इट मीन्स मेरे पास जो रेंज है यहाँ पर 1, 2 और 3 है, और क्राइटेरिया मैं जो भी रेंज को यूज़ करूँगा उसी रेंज में से ही मैं क्राइटेरिया को भी उठाऊँगा या क्राइटेरिया को चूज़ करूँगा। वो कैसे करूँगा? लेट अस ट्राई टू से दिस। अब इस डाटाबेस के बेसिस पे मैंने 10 क्वेरीज अपनी जनरेट की हैं, जिसको कि मैं सम इफ़ कंडीशंस के नाम से भी कहता हूँ। मेरी पहली क्वेरी है कि मैं जो भी रेंज उठाऊँ उसमें से मैं इस एक पर्टिकुलर नाम को चूज़ करके मैं अपना आंसर निकालूंगा। दूसरी क्वेरी है मेरी यूनिट सोल्ड की। यूनिट सोल्ड में एक पर्टिकुलर यूनिट में टारगेट कर सकता हूँ और मैं कहूँगा कि भाई मेरे को इस यूनिट का आप जो है सम या एक यूनिट्स बताइए। ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, लेस देन यूनिट सोल्ड, देन लेस देन और इक्वल टू यूनिट सोल्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ये जो आप साइन देख रहे हैं ना एक्सेल में, जहाँ की ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही साइंस एक साथ यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंबल टू डिनोट कि इट इज़ एक्सक्लूडिंग द यूनिट सोल्ड और एक्सक्लूडिंग द नेम। तो ये सम इफ़ जो है इसके ऊपर भी काम करेगा। 9वीं कंडीशन है मेरी दैट नेम स्टार्ट्स विद, एंड 10th कंडीशन इज नेम इज़ x डिजिट्स लॉन्ग। ये सारे 10 के 10 सम इफ़ कंडीशंस जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा, एंड आई होप कि आपको ये सब करने के बाद आपको काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी सम इफ़ की हो जाएगी, क्योंकि इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सम इफ़ अकेला यूज़ नहीं होता, ये मल्टीपल फार्मूलाज के साथ एक्सेल शीट में यूज़ होता है। So let us try to have these 10 sum if conditions one by one. मेरी पहली सम इफ कंडीशन है जो कि मैंने क्वेरी जनरेट की है, वो है now from this dashboard among the given sales rep I would like to know what is the total amount of sales Anjali has done. अंजलि की जो सेल है इस डैशबोर्ड में, जो कि अंजलि आप देखिए 1, 2 और 3 बार यहाँ पर नाम अपीयर हो रहा है। आई एम इंटरेस्टेड कि अंजलि का जिसका नाम 3 बार यहाँ पर अपीयर हो रहा है उसने टोटल सेल्स कितनी करी है। वैसे तो मैनुअली हम लोग चेक कर सकते हैं, पर हम लोग इसको सम इफ़ फार्मूला के साथ यूज़ करेंगे। देखिए ये मेरा जो मैंने कॉलम यहाँ पर जो लिया है वो आई कॉलम चूज़ किया है, और मैं अपने सारे फार्मूलाज अपने आई कॉलम में ही बिल्ड करूँगा। मेरी पहली क्वेरी है नेम मीन्स अंजलि, तो मैंने अपना फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट किया इक्वल टू सम। अब देखिए जैसे ही मैंने सम टाइप किया तो सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूलेज हैं सारे यहाँ पर आ गए। अब ये सम इफ़ ऑलरेडी ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, जो कि मेरे को यहाँ पर कह रहा है कि दैट सम इफ फंक्शन एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब इसके जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को इन तीनों को मैं पूरा यहाँ सेटिस्फाई करूँगा, और जब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी तभी मेरा आंसर यहाँ पर आएगा, प्रोवाइडेड मेरे को आंसर जो है या तो रेंज में से चाहिए या सम रेंज में से चाहिए। अब मैंने यहाँ पर अपना ब्रैकेट ओपन किया, ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है रेंज। नाउ रेंज इज़ व्हाट? रेंज इज़ दैट पार्ट ऑफ डाटाबेस वेयर आवर कंडीशंस आर नेस्टेड, एंड व्हाट इज़ आवर कंडीशन? आवर कंडीशन इज़ दैट वी वुड लाइक टू हैव द टोटल सेल्स ऑफ अंजलि। अंजलि किस में है? बी कॉलम में है। बी कॉलम में कहाँ से है? B3 से लेकर के B13 में। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया और B3 से B13 में यहाँ पर प्लेस कर दिया, कॉमा लगा दिया। नाउ माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ व्हाट? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स सिंस आवर क्राइटेरिया इज़ नेम and this we have decided already that it is अंजलि, तो it means मैं तीनों सेल्स में से, अब देखिए 3 बार यहाँ नाम आ रहा है ना, B3 में भी है, B7 में भी है और B10 में भी है। आप चाहें तो तीनों में से किसी भी एक सेल एड्रेस को चूज़ करके आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। मैंने B3 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मेरे पास आ रहा है ऑप्शनल सम रेंज, बट क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट मेरे को कहाँ से मिलेगा? इसी रेंज से मिलेगा। तो इसीलिए ये मैं इस ऑप्शनल रेंज को भी मैं यहाँ पर फीड करूँगा, क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए। तो मेरा जो ऑप्शनल रेंज मेरी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? वो है E3 से लेकर के E13 तक। अब E3 से E13 तक मेरी ये जो रेंज यहाँ पर आ रही है, मैंने इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैंने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद जो है
मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब मेरा जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मेरे को मिला है दैट इज़ 15,700। आप चाहें तो इसको मैनुअली आप चेक भी कर सकते हैं। 600 प्लस 6,500 12,500, 12,500 प्लस 3,200 दैट इज़ 15,700। तो मैनुअली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग सम इफ़ कंडीशंस जो है जब हमारा डाटाबेस बहुत लार्ज होता है हम लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ये मैनुअल कंप्यूटेशन जो है पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सम इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब मेरी दूसरी कंडीशन है सम इफ़ कंडीशन, फ्रॉम द गिवन टेबल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इफ़ वी सेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं देखिए यहाँ मैंने लिया था नेम को, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नंबर ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स, कि मैं अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट को लूँ तो उसके बेसिस पे मेरे को सम इफ कंडीशन क्या मेरे को मेरा आंसर देगा। टू बी स्पेसिफिक I can raise this specific query that is 50 units are sold which is appearing two times in this dashboard, then I'm interested to know what is the total amount of sales contribution by 50 units collectively। अब देखिए इसको मैं अगेन अपना फार्मूला बिल्ड करूँगा। फार्मूला बिल्ड किया मैंने इक्वल टू सम इफ़ में मैंने अपना फार्मूला, और उसके बाद मेरे को अपने 3 आर्ग्यूमेंट्स मिले, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अब मैं एक एक करके इनको यहाँ प्लेस करता हूँ। मेरी पहली रेंज क्या है, मेरा जो रेंज है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो मेरा कहाँ पर है, वो मेरा C3 से C13 है। क्यों है? बिकॉज आई हैव रेज द क्वेरी दैट आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 50 यूनिट्स। इसीलिए मैंने B के बजाय यहाँ पर मैंने C को लिया है, C कॉलम को, C3 से C13, तो मेरा ये C कॉलम है और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, कॉमा लगाया। अब उसके बाद कह रहा है 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स यहाँ 2 बार है, एक बार है C6 में, दूसरी बार है मेरा C8 में। दोनों में से कोई भी एक सेल एड्रेस मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। मैंने C6 को क्राइटेरिया में प्लेस कर दिया। अब उसके बाद मेरे को क्योंकि इसमें से टोटल अमाउंट चाहिए 50 का, तो टोटल अमाउंट मेरे को कहाँ से मिलेगा? ई कॉलम से। ई कॉलम की मेरी रेंज क्या है? E3 से E13। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया, ब्रैकेट से इसको फॉर्मूले को क्लोज किया, एंटर किया और मेरे को 10,000 का आंसर मिल गया। अब आप देखें तो यहाँ पर 50 और 55,000 प्लस 5,000 एंड हेंस हेयर आई गेट द desired response as 10,000। So this is very easy also, I hope. Now sum if condition 3, थर्ड कंडीशन मेरी क्या है? थर्ड कंडीशन में जो मैंने क्वेरी रेस की है, नाउ फ्रॉम द गिवन टेबल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इफ वी सेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज ग्रेटर देन अ गिवन नंबर। अगेन अब मेरा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अब इसमें जब मैं स्पेसिफिक इस क्वेरी को अगर मैं करूं तो मैं आपसे कहता हूं कि आई वुड लाइक टू नो दैट आई एम रेजिंग दिस क्वेरी फॉर सम इफ दैट आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आर इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दे आर ग्रेटर देन 50 यूनिट्स। अब इस डैशबोर्ड में जब मैं इस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को देखूंगा तो 50 यूनिट से ज़्यादा काफ़ी नंबर्स हैं, देख लीजिए इसमें। अब इसमें से मेरे को इन सब का टोटल चाहिए कि इन सब ने 50 यूनिट से ऊपर कितने हैं और उनका जो है टोटल जो अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, अगेन वी गो टू द सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला में अगेन द आई हैव टू प्रोवाइड दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, रेंज, क्राइटेरिया एज वेल एज सम रेंज। नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट विच इज ग्रेटर देन 50 यूनिट्स, सो हेयर माई रेंज इज C3 टू C13, क्योंकि ग्रेटर देन 50 जो मेरा क्राइटेरिया है वो किस में नेस्टेड है? इसमें C कॉलम में, C3 से C13। क्राइटेरिया मेरा क्या है? क्राइटेरिया है मेरा ग्रेटर देन 50। अब ग्रेटर देन 50 को जब मैं इस फॉर्मूला में प्लेस करूंगा तो मैं पहले इन्वर्टेड कॉमास ओपन करूंगा, ग्रेटर देन का साइन जो है यहाँ पर टाइप करूंगा, फिर उसके बाद 50 लिखूंगा मैनुअली, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इस कॉमा को फिर से प्लेस करूंगा। अब ये मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया है। अब इसके बाद मेरे को चाहिए टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए अगेन वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वो ई कॉलम से मिलेगा। ई कॉलम मेरा जो है कहाँ पर है? ये रहा, और इसकी रेंज क्या है? E3 से E13। तो यहाँ E3 से लेके E13 तक मैंने यहाँ पर अपना पूरा फार्मूला प्लेस कर दिया। अब मेरा फार्मूला कंप्लीट है। नाउ लेट मी क्लोज द ब्रैकेट एंड एज सुन एज आई क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट द एंटर आई गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स दैट इज 40,300। सो दिस गिव्स मी द डिजायर्ड रिस्पॉन्स 40,300। अब इसके बाद जो मेरा चौथा कंडीशन है विच
I would like to know is, now from the given table I am interested to know what is the total amount of sales if the number of units sold they are less than 50 units. बिल्कुल जो पहले की सिचुएशन थी वैसी की वैसी है, सिर्फ वहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन है. सो टू बी स्पेसिफिक, सिंस आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट विच इज़ लेस देन 50 यूनिट्स, अगेन फार्मूला बिल्ड कीजिए सम इफ में वही तीन आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज. रेंज मेरी क्या है, ये सी कॉलम की रेंज है क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए. नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेरे C3 से C13 में मिलेंगे, इसी में मेरा क्राइटेरिया भी है. क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया इज़ लेस देन 50, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, लेस देन साइन, 50 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, कॉमा. ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई. अब इसके बाद जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, अब मेरे को टोटल अमाउंट भी चाहिए. टोटल अमाउंट कहाँ से मिलेगा मेरे को, टोटल अमाउंट मिलेगा मेरे को E3 से लेके E13. तो इस रेंज को भी मैंने यहाँ पर प्लेस किया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया. जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा आई शुड हिट एंटर. एंटर किया मैंने और मेरे को मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया 11,200. देखिए बहुत आसान है. अब आप चाहें तो देखिए फॉर्चुनेटली ये तीनों 50 लेस देन 50 यूनिट्स जो हैं 46, 32, 34 तीनों एक साथ ही हैं यहाँ पर. तो मैं बड़े आराम से मैनुअली मैं चेक भी कर सकता हूँ. ये देखिए यहाँ पर इसका सम दिखाई दे रहा है ना 11,200. इट इज़ परफेक्टली मैचिंग विद दिस 11,200. ये यहाँ पर मैच हो गया. इट मीन्स हमारा सम इफ कंडीशन जो है उसने हमें सही रिस्पॉन्स दिया है. नाउ लेट अस कम टू द सम इफ कंडीशन 5. सम इफ कंडीशन 5 में मेरी जो क्वेरी है वो है, फ्रॉम द गिवन टेबल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इफ वी सेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर. To be specific, I would like to know what is the total amount of sales if the number of units sold they are greater than or equal to 50 units. अब इसमें देखिए ये मेरा जो क्राइटेरिया मैंने डिफ़ाइन किया है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इतने सारे यूनिट्स आपने बेचे हैं, इसमें से मेरे को वो टोटल अमाउंट चाहिए जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यूनिट्स हो. तो बहुत सिंपल है, अभी तक हम लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन किया था, अब इक्वल टू साइन और हम लोगों ने ऐड करना है. इक्वल टू साइन कैसे प्लेस करते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला, इसके तीन आर्ग्यूमेंट्स, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज. अब मेरा रेंज क्या है, रेंज है मेरा C3 से लेकर के C13, नंबर ऑफ़ यूनिट्स में मैं डील कर रहा हूँ. अब देखिए मेरा क्राइटेरिया मेरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. देखिए इन्वर्टेड कॉमास को ओपन कीजिए, ग्रेटर देन का साइन प्लेस कीजिए, ग्रेटर देन के साइन के इमीडिएटली बाद आप इक्वल टू साइन यहाँ पर लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर 50 टाइप कीजिए, 50 टाइप करके इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कीजिए और कॉमा लगा दीजिए. आपका ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर प्लेस हो जाएगा. इसके बाद आपने क्या करना है, रेंज को, क्योंकि आपको अब जो है टोटल अमाउंट चाहिए विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यूनिट्स, तो आपको वो यहाँ पर E3 से E13 में टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगा. वो मैंने E3 से E13 मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में प्लेस किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया. ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मेरे को यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल गया 50,300. तो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यूनिट्स इज़ 50,300. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला से, अगर मैं इस E3 से E13 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा. देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये सम रेंज जो है, जो भी एक्सेल फार्मूला में जो भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो कंडीशन होती है वो आप चाहें तो उसको रखें या आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं. अब देखिए मैं यहाँ पर E3 से E13 को मैं ओमिट करने वाला हूँ. अब मेरा फॉर्मूला बन गया C3 से C13 और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. अब क्योंकि मैंने सम रेंज को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, यहाँ पर ओमिट कर दिया है, तो अब मेरे पास क्या बचा, रेंज बची है. रेंज में से इट मीन्स जो मेरे को आंसर मिलेगा सिर्फ यूनिट्स का मिलेगा. अब मैंने यहाँ पर एंटर किया और मेरे को 503 यूनिट्स का मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया. सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, it is 50 units. Now let us come to sum if condition 6. Sum if condition 6 क्या है मेरी. Now I would like to know what is the total amount of sales if we sell specific number of units which is less than or equal to a given number. Okay. Now specifically if the number of units they are less than or equal to 50. अभी जो हम लोगों ने जो कंडीशन नंबर 5 में अप्लाई किया था दैट वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. यहाँ मैं कह रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू 50. तो चलिए हम अपना डैशबोर्ड के ऊपर और एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं. आई कॉलम में मेरा जो सेल एड्रेस है इस टाइम है मेरा I8. ओके, यहाँ पर मैंने इक्वल टू सम इफ़ मैंने अपना फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट किया.
इसके क्राइटेरियाज हैं रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। मैं अपना फार्मूला भी बिल्ड करूँगा। फार्मूले में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लेस देन और इक्वल टू 50। तो मेरा यूनिट्स आ गए यहाँ पर C3 से C13 मेरा। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है मेरा लेस देन और इक्वल टू 50। कैसे प्लेस करूँगा, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, लेस देन इक्वल टू साइन 50, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और उसके बाद कॉमा लगा दिया। और फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ किस चीज़ के ऊपर, रेंज के ऊपर। वाई, बिकॉज आई नीड टोटल अमाउंट विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। अब ये इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट का यहाँ पर रेंज मैंने सेलेक्ट किया, E3 से E13। फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया है एंड नाउ आई विल हिट एंटर। आई विल गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स 21,200। सो दिस इज द रिस्पॉन्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 यूनिट्स, 21,200। अगेन लास्ट फिफ्थ कंडीशन में जो हम लोगों ने किया था, E3 से E13 को अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। कैसे, ऐसे। ये देखिए, ये रेंज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। कंडीशन मेरी है लेस देन और इक्वल टू 50। आप इनको ओमिट कर दीजिए और उसके बाद फार्मूला जो है मेरे को कंप्लीट होने के बाद एंटर करूँगा तो मेरे को 212 यूनिट्स मेरे को यहाँ पर मिल गए हैं। सो दिस इज़ 212 यूनिट्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। ये 212 यूनिट्स हैं। नाउ सेवन्थ कंडीशन में जो मेरा सम इफ कंडीशन है, उसमें फ्रॉम द गिवन टेबल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इफ वी सेल द स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज एक्सक्लूडिंग द सेल्स ऑफ अ गिवन नंबर। देखिए, मैंने आपको एक्सेल में पहले ही बताया था कि जहाँ भी हम लोग ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन एक साथ यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वी आर एक्सक्लूडिंग। सो टू बी स्पेसिफिक, आई एम नाउ इंटरेस्टेड दैट व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विच इज़ एक्सक्लूडिंग द सेल्स ऑफ 50 यूनिट्स। अब इस पर्टिकुलर टेबल में से अगर मैं 50 यूनिट्स को एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, उसका कितना होगा। वैसे तो सिंपल है, बहुत मैनुअली भी कर सकते हैं, बट लेट अस यूज़ द सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 3 हैं, रेंज है, क्राइटेरिया है, सम रेंज है। अब मेरा रेंज क्या है, यूनिट्स में C3 से C13। सो C3 से C13, उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन किया, ग्रेटर देन साइन लगाया, फिर उसके बाद लेस देन साइन लगाया, फिर 50 टाइप किया, उसके बाद फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, और फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए तो टोटल अमाउंट मेरे को मिलेगा E3 से E13। यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये जो मेरे को आंसर देगा, ये एक्सक्लूडिंग 50 यूनिट देगा टोटल अमाउंट में। टोटल अमाउंट मेरा है 51,500। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप चेक, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। देखिए, अब आप इसमें जब इसको E3 से E13 जब इस रेंज को आप डिलीट करेंगे तो एक्सक्लूडिंग 50 यूनिट्स आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो मैं इसको एक्सक्लूड करके देखूं, एक्सक्लूड किया मैंने, मेरा फार्मूला तैयार है। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आपको आपका रिस्पांस मिल जाएगा। देखिए 550 यूनिट्स आपको मिल गए। आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कहाँ से। ये देखिए 50 यूनिट्स ये है, 50 यूनिट्स ये भी है। अब देखिए यहाँ पर टोटल मेरे को ये, क्योंकि मैंने रेंज पूरी सेलेक्ट की है ना C3 से C13, तो ये मेरे को सम दे रहा है इसका 615। इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 515। सो आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैनुअली आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर, जैसे मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका सम इफ़ कंडीशंस, हम जब हमारा डाटाबेस लार्ज होता है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैनुअली हम लोग काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सम इफ़ फंक्शन के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है और ये हमें एग्जैक्ट आंसर हमें ला के देता है। Now let us come to sum if condition number 8. Now the sum if condition number 8 is that I am interested to know what is the total amount of sales if we sell that specific number of units, then it is excluding the sales of that given name. अब मैं इसमें से नेम को एक्सक्लूड करूँगा। अब जब मैं नेम को एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो किसको करूँगा, आई एम इंटरेस्टेड दैट व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विच इज़ एक्सक्लूडिंग द सेल्स ऑफ अंजलि। अंजलि मेरी कहाँ पर है, अंजलि यहाँ पर है बी कॉलम में। तो अब मैं बी कॉलम का यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया क्या मांगा है, मेरे को सेल्स एक्सक्लूडिंग अंजलि चाहिए, अंजलि मेरी बी कॉलम में है। तो मैं अपना जब फॉर्मूला जनरेट करूँगा तो मैं उसमें बी रेंज को इंक्लूड करूँगा, बी कॉलम को इंक्लूड करूँगा, B3 से B13 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, ग्रेटर देन साइन, फिर उसके बाद लेस देन साइन,
फिर आप अंजलि को टाइप कीजिए। आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं, आप इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी टाइप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए। अगर अंजलि में आपने ANJLI की जगह आपने ANAJLI कर दिया तो ये आपको गलत आंसर देगा, आपको आंसर ही नहीं देगा, एरर शो करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर स्पेलिंग्स आर कंसर्न्ड। उसके बाद आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो है कॉमा लगाइए और टोटल अमाउंट आपको चाहिए E3 से E13, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, हिट कीजिए एंटर एंड देन यू गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स 45,800। Now this is the total amount of sales excluding Anjali's contribution which is 45,800. Now my query is, अब मैं इसमें से E3 से E13 जो मेरी रेंज है टोटल अमाउंट, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या ओमिट कर देता हूँ। सो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हम अभी तक बार बार करते आ रहे हैं, बाय इग्नोरिंग E3 to E13 in the formula, will I get the total units sold that is without अंजलि? क्या मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए। लेट अस ट्राई दिस। मैंने अपना फॉर्मूला यहाँ बिल्ड किया, रेंज मेरी B3 से B13 है, अंजलि का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर फीड किया, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। आंसर इज़ व्हाट? ज़ीरो। ज़ीरो वाई? ज़ीरो क्यों आया भाई? अच्छा, ज़ीरो हमारा इसीलिए आया कि हमने एक इसमें बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। क्या की है भाई? हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, B3 से B13, ठीक है, B3 से B13 मेरा ये कॉलम यहाँ पर है, इसी में मेरा क्राइटेरिया भी है। मैं इसे कह रहा हूँ कि आप इसमें से अंजलि को डिलीट कर दीजिए। समवे फार्मूला ने अंजलि को डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने एंटर कर दिया। अब जब मैंने एंटर किया तो मेरे को आंसर तो ज़ीरो मिलना ही था। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं समवे फार्मूला को कह ही नहीं रहा कि भाई तू आगे क्या कर, क्या इस रेंज को ले, टोटल अमाउंट तो उसने मेरे को दे दी। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरे को टोटल यूनिट चाहिए, तो टोटल यूनिट के लिए मुझे क्या करना होगा? टोटल यूनिट के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू प्लेस C3 to C13। अब C3 से C13 मेरा कहाँ है? ये है मेरा C3 से C13। तो मैं जब तक C3 से C13 को प्लेस नहीं करूँगा मेरे को मेरा रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है इसमें क्या है, सिर्फ अंजलि ही तो है और कुछ तो है ही नहीं। जब उसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं आगे दिया हुआ कि भाई वो कहाँ से उठाएगा, ये नाम तो उसने उठा लिया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद उसका कुछ आगे रोल ही नहीं है। तो मैं उसको अब ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने अब आपको रेंज दे दी है C3 से C13, तो अब आप मेरे को नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताइए कि विदाउट अंजलि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं। तो उसने मेरे को 458 यूनिट्स आराम से दे दिए, जो कि मैं आराम से चेक, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप मैनुअली इसको चेक भी कर सकते हैं अंजलि के, आप चाहें तो नाउ लेट अस कम टू द सम इफ कंडीशन 9। सम इफ कंडीशन 9 में जो मेरी क्वेरीज़ हैं, जो मेरा डैशबोर्ड की क्वेरीज़ हैं, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स वी हैव फ्रॉम दोज पीपल हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। अब ये देखिए, ये तो भाई बहुत ज़्यादती हो गई यार सम इफ के साथ, कि आप उसको कभी कुछ करने को कहते हैं, कभी कुछ करने को कहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे जो जिन लोगों का नाम A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, आप मेरे को उनका टोटल ला के दीजिए। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम दोज पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट A। अब ये आपका सम इफ कंडीशन जो है कहता है ठीक है भाई मैं ट्राई करता हूँ, लेट अस, आपने ये मेरे से कहा है तो जो हुक्म मेरे आका। So here the query is now we have to find the total amount of sales from those persons whose name starts from alphabet A। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वही मेरा अपना जो फॉर्मूले की क्राइटेरियाज हैं, रेंज क्राइटेरिया, सम रेंज। सो मैंने अपना फार्मूला यहाँ पर इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद मैंने रेंज सप्लाई करी, क्योंकि मेरे को अल्फ़ाबेट चाहिए, अल्फ़ाबेट जो है मेरे इसी रेंज में है, बी कॉलम में है। तो मैंने B3 से B13 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं ये कह रहा है कि क्राइटेरिया मेरा क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया मेरा है कि नाम मेरा A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं अपना फार्मूला यहाँ पर कैसे बिल्ड करूँगा? मैंने B3 से B13 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, ए के बाद मैंने एस्टेरिक साइन यहाँ पर लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ किया, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ये ए के बाद एस्टेरिक क्यों? देखिए एक्सेल फार्मूलाज में जो एस्टेरिक है इनको हम लोग वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, और वाइल्ड कार्ड्स का एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि वाइल्ड कार्ड्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूं और उसमें मैं पूरा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दूंगा कि वाइल्ड कार्ड्स ये क्या होते हैं, किन सिचुएशंस में या किन कंडीशंस में हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये आप कैसे आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट पहुँचाने में हेल्पफुल होंगे।
तो इस वाइल्ड कार्ड्स का वीडियो आप देखिएगा और आपको काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अभी सम इफ़ के लिए जो आपको ऑपरेशनल नॉलेज चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। देखिए एस्टेरिक जब हम अपने सम इफ़ कंडीशन में यूज़ करेंगे देन इट रिप्रेजेंट्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आई एन एस्टेरिक कुड मीन इंडिया इनसाइड इनटू INR इनसाइड इंदिरा। अब आपका रेंज में अगर ये सारी चीज़ें हैं या इसमें से एक या दो चीज़ें कोई भी हैं तो एस्टेरिक साइन अगर आपने IN के बाद एस्टेरिक साइन प्लेस किया है तो और सम इफ़ कंडीशन में आपने प्लेस किया है, जैसे कि मैं ए के आगे एस्टेरिक प्लेस कर रहा हूँ, तो वो मेरे को उससे मिलते जुलते जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को ला के दे देगा। स्पेसिफिक वो नहीं ला के देगा क्योंकि मैं स्पेसिफिक चाह भी नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ए से मिलते जुलती जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को ला के दे दो। तो यहाँ पर इसी तरीके से IN के आगे जो भी चाहे वो इंडिया है इनसाइट है वो आपको ला के दे देगा, क्योंकि एस्टेरिक की जो बेसिक प्रॉपर्टी है सम इफ़ कंडीशन में या जब हम इसको एक्सेल फार्मूलाज में यूज़ करते हैं तो इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि दैट इट रिप्रेजेंट्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। So please remember that asterisk find all strings of characters. This is very important which you have to remember, that asterisk find all string of characters. अब एक और हमारा वाइल्ड कार्ड है दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स वन सिंगल कैरेक्टर। अगर एक्सेल के किसी फॉर्मूला में अगर आपको कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल जाए तो इट मीन्स वो एक सिंगल कैरेक्टर आपको उस रेंज में से ढूंढ के ला के आपको दे देगा और वो आपका काम वहाँ पर कंप्लीट कर देगा। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है TR क्वेश्चन मार्क MP, नाउ इट कुड मीन ट्रम्प ऑल्सो, इट कुड मीन ट्रैम्प ऑल्सो। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं और आपने अपने फॉर्मूला में लगाई हुई हैं तो ये दोनों में से किसी एक को उठा के उसके ऊपर कंपटीशन करके आपके सामने ला के उसका आंसर आपको दे देगा। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ एस्टेरिक जो है मल्टीपल है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को लेके आता है, क्वेश्चन मार्क जो है इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, दैट इट फाइंड्स ऑल सिंगल कैरेक्टर्स। ये सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क मीन्स एक कैरेक्टर। एस्टेरिक में जो है आप मल्टीपल कैरेक्टर्स लेके आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मार्क जो है सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेके आएगा। तो इसीलिए ये दोनों ही वाइल्ड कार्ड्स हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और एस्टेरिक है दैट इज़ टिल्डे। वो मैं आपको जो मेरा वाइल्ड कार्ड का वीडियो है आप उसमें देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन में मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपना फार्मूला बिल्ड कर दिया। कैसे? B3 से B13 मैंने लिया, उसके बाद मैंने एस्टेरिक मैंने प्लेस किया और अब मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए तो इसीलिए मैंने यहाँ पर E3 से E13 रेंज को भी मैंने सप्लाई कर दिया। मेरा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट है। नाउ आई विल हिट एंटर और देखिए मेरे को मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया 20,700 विच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल्सो। हैंस द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम दोज पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट A इज़ 20,700। मैनुअली भी आप चाहें तो उनको आप चेक कर सकते हैं। 6,000, 6,500, 5,000, 3,200, टोटल इज़ 20,700। अब इसमें से वही अगर मैं E3 से E13 को डिलीट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्टीमेटली मिलेगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो मैंने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, अब मैं उसको, लेकिन मैं वही गलती नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर E3 से E13 को अगर मैंने डिलीट कर दिया और मैंने रिप्लेस नहीं किया, अगेन मुझे आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर C3 से C13 को ही मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ फॉर्मूला में और मेरे को मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाएंगे, दैट इज़ 207 यूनिट्स, जो कि मेरे को यहाँ पर मेरे मिल गए हैं। Now the sum if condition 10. Sum if condition 10 है, I would like to know that what is the total amount of sales from a person whose name starts from a particular alphabet and is X digits long. तो इसको स्पेसिफिक कर देते हैं हम लोग। टू बी स्पेसिफिक फ्रॉम द गिवन टेबल आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम अ पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट T एंड इज 8 डिजिट्स लॉन्ग। अब देखिए मेरे को नाम का जो अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि नाम तो T से स्टार्ट होता है और शायद 8 डिजिट लॉन्ग है। तो क्या मैं ये काम अपना सम इफ़ कंडीशन से पूरा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ? लेट अस सी दिस। सम इफ़ फार्मूला हमारे इसी काम आएगा। यहाँ पर वही उसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज मेरा B3 से B13 है। क्यों है? क्योंकि मेरे को टी से मेरा नाम, टी से मेरा क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है, तो वो किस में है? इसी में है, B3 से B13। अब इसके बाद मेरी अगली कंडीशन क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरी क्या है? टी के बाद मेरे को नंबर ऑफ
आगे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं मुझे अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, तो मैंने उसी हिसाब से देखिए टोटल मुझे लग रहा था शायद 8 हैं, तो 8 में से मैंने टी को प्लेस कर दिया। अब बचे कितने, एक अगर मैं उसमें से माइनस करूँगा तो बचेंगे कितने, 7। 8 माइनस 1 इज़ 7 जो है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद टी प्लेस करने के बाद मैंने 7 क्वेश्चन मार्क्स लगाए। 7 क्वेश्चन मार्क्स क्यों लगाए, क्योंकि मुझे आइडिया है कि शायद मेरे जो नाम है उसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स 8 हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स 8 हैं। तो अब मैं क्या करूँगा उसमें से, मैं जितने, क्योंकि मेरे को टी मेरे को ध्यान है, तो इसीलिए मैंने एक जो अल्फ़ाबेट है जो जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको मैंने माइनस कर दिया, बाकी 7 का मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज़ किया और कॉमा। अब देखिए मैंने इसमें 7 क्यों किए, क्योंकि इसमें जो है इन दिस टाइप ऑफ क्वेरी व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ वी फर्स्ट राइट द अल्फ़ाबेट एंड देन पुट क्वेश्चन मार्क्स विच इक्वल द टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द नेम माइनस द फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ द नेम। Hence, I will write Tavinder in the formula as T followed by 7 question marks। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मार्क जो है इट रिप्रेजेंट्स वन सिंगल कैरेक्टर, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूला में मैंने 7 क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पर E3 से E13, क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, E3 से E13 को मैंने यहाँ पर प्लेस किया फार्मूला में। मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, सम रेंज मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाऊंगा और मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा 3400। हैंस द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम अ पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम टी अल्फ़ाबेट एंड इज एक्स डिजिट्स लॉन्ग इज 3400। अगेन वही, अब E3 से E13 को अगर मैं C3 से C13 में रिप्लेस करूँगा तो मेरे को तविंदर के टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी मिल जाएंगे। चलिए प्लेस करके देखते हैं। C3 से C13 मैंने प्लेस किया, फार्मूला मेरा यहाँ पर है ही, रेंज मेरी है B3 से B13, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन T 7 क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड कॉमा C3 टू C13। तो my formula is ready. Now I will hit enter and I get 34 units. So total units of total units sold by Tavinder is 8 units, which starts with the alphabet T also. देखिए अगर आपको अल्फ़ाबेट्स का टोटल नंबर ऑफ़ लेंथ आपको नहीं, अगर आपको नाम की टोटल लेंथ नहीं पता कि उसमें 8 अल्फ़ाबेट्स हैं या 7 हैं या 6 हैं या 9 हैं, तो आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ भी आप कर सकते हैं। हो सकता है शायद आपको आपका आंसर मिल जाए, बट इफ़ यू आर श्योर कि नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है अगर आपको उसके बारे में श्योर हो तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, लेकिन और इससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये सारी सम इफ कंडीशंस जो हैं मैंने आपको करके दिखाई हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। फ्रेंड्स इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि सम इफ़ कंडीशन जो है, सम इफ़ फार्मूला जो है कभी अकेले यूज़ नहीं होता होगा अकेले, लेकिन ये अक्सर कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ होता है, और जब कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ होता है तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये फार्मूला बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। हम लोग जैसे जैसे एडवांस लेवल पे आएंगे आप देखेंगे हम लोग सम इफ कंडीशंस को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 क्वेरीज जनरेट की हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि सम इफ कंडीशन की यूटिलिटी क्या है। थोड़ा सा टाइम उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो गई, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ कि आगे के आपने जितने भी एक्सेल के ऑपरेशंस करने हैं आपको उसमें बहुत बड़ी मदद ये फार्मूला देगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ मैं इसकी एक्सेल की जो फाइल है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको ये एक्सेल फाइल यूट्यूब के अटैचमेंट के साथ ना मिले तो आप प्लीज़ मेरे को अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिएगा, मैं आपको ये एक्सेल फाइल जो है मैं आपको मेल कर दूंगा। आई होप कि ये सम इफ कंडीशन का जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, या ये वीडियो बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आप ही के लिए है और आपके लिए ही ये वीडियोज़ तैयार कर रही है। तो आप अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे जो एक्सटेंशंस हैं वो मेरे लिंक्डइन पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक में भी हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ हैव अ नाइस टाइम एंड अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू वेरी मच।